दोस्तों, आपको येदुरप्पा की कहानी याद है या देवेंद्र फडणवीस की या गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की कहानी याद है? इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन ये है कि दिल्ली से एक फोन जाता है और ये सारे लोग जो अपने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, इनके मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाती है। एक फोन जाता है और जो निर्णय दिल्ली से सुनाया जाता है उसको बिल्कुल खामोशी से मानने के लिए मजबूर होते हैं। विजय रूपाणी अपने त्यागपत्र देने के साथ पूरे के पूरे कैबिनेट को इस्तीफा दे देते हैं एक फोन पर। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने के बाद जब दोबारा सरकार बनाने का मौका बीजेपी को मिलता है तो एक फोन दिल्ली से जाता है और उनसे कहा जाता है कि एक दूसरा जो व्यक्ति जो पहले किसी और पार्टी में हुआ करता था, उस व्यक्ति के घोटाले, भ्रष्टाचार, इन सब को बीजेपी की अपनी ड्राई क्लीनिंग शॉप पर ले आकर के एकदम क्लीन कर दिया गया है। अब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और देवेंद्र फडणवीस जो अपने इलाके में इस तरह का रसूख बनाने लगे थे कि दिल्ली में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र, और इस कद वाले देवेंद्र फडणवीस को एक बार निर्देश दिया जाता है कि आपको एकनाथ शिंदे के अंडर में उप मुख्यमंत्री का पद लेना होगा, और बिल्कुल खामोशी से देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लेते हैं। अभी भी हैं। येदुरप्पा से यह कहा जाता है, यह निर्देश जाता है कि अब आप मुख्यमंत्री नहीं रहना है और उनको पद छोड़ देना पड़ता है। कुछ ऐसी कहानी रिपीट होती दिख रही है, कुछ ऐसी दास्तां बदलती हुई दिख रही है उत्तर प्रदेश में, और सूत्रों के जरिए, मीडिया गलियारों की बहसों के जरिए कुछ अब एक संकेत आ रहे हैं जो इस रवैये या इस रास्ते चल करके उत्तर प्रदेश में कुछ हलचल पैदा करने वाले हैं। एक तो ये बिंदु है जिस पर इस वीडियो में बात करेंगे। एक दूसरा बिंदु भी जुड़ रहा है। खबरें यह भी सियासी गलियारों में तैर रही हैं कि दिल्ली के निर्देश पर जैसे मध्य प्रदेश में कुछ बड़े राजनेता जो केंद्रीय मंत्री रहे, जो सांसद रहे, जिनका ओहदा बड़ा रहा, जिनकी ताकत बड़ी थी, वो और बड़ा होने का ख्वाब देख रहे थे, दिल्ली ने निर्देश किया कि मध्य प्रदेश में जाइए और विधायक का चुनाव लड़िए। नरेंद्र सिंह तोमर याद है आपको, देश के कृषि मंत्री रहे, बड़ा पद देख रहे थे अपना, उनको विधायक का चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया गया। और वहां के लोग बता रहे हैं कि विधायक का उनका चुनाव भी संकटग्रस्त है, पता नहीं जीतेंगे कि नहीं, ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में इसका प्रयोग किया गया। 3 कैबिनेट मंत्रियों को केंद्र से अपने विधानसभा भेज दिया गया कि जाकर चुनाव लड़िए। एक यहां से सूत्र निकल के आ रहा है कि क्या दिल्ली की तरफ से कुछ ऐसा ही फोन लखनऊ की तरफ घूमने वाला है कि 24 के चुनाव के पहले आप जाकर गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़िए। मैं इशारे में जो बात कर रहा हूं अब तक आप समझ ही गए होंगे। इसका विश्लेषण करना जरूरी है क्योंकि खबर ये अब छिपी नहीं है। अब इसे बिकी हुई मीडिया या केंद्र की भाजपा नियंत्रित संचालित मीडिया इन खबरों को हवा नहीं देती। यही अगर विपक्षी दलों में थोड़ी सी अनबन हो तो राई का पहाड़ करने का हुनर रखने वाली, काबिलियत रखने वाली मीडिया छोटी छोटी बातों को इतना तिल का ताड़ बना देती अगर ये बात किसी विपक्षी दल की होती। लेकिन ये बात चूंकि सत्ताधारी दल की है, ये बात डबल इंजन सरकार के लखनऊ और दिल्ली के बीच रिश्तों के तल्ख होने की है, मगर इस पर एक तरह की खामोशी है। आइए इसका विश्लेषण करते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। शुरुआत में ही स्पष्टीकरण की इस तरह का विश्लेषण कतई ये दावा नहीं करते और कोई बाबा की तरह हम पर्चा भी तो नहीं बनाते कि आने वाले वक्त में ऐसा होने वाला है। सियासत है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, मगर एक विश्लेषण इस बात का कि अगर जिस दिशा में चीजें चल रही हैं इसकी दिशा बताती है कि आने वाले वक्त में दशा क्या होगी। तो दिशा यह है कि लखनऊ और दिल्ली के बीच रिश्ता बेहद तल्ख होता जा रहा है। लखनऊ और दिल्ली के बीच सब कुछ ठीक नहीं है।
पहले भी हमने इस पर अपने चैनल पर बात की होगी और वहां भी आपको संदर्भ दिया, यहां केवल उसका इशारा कर रहे हैं क्योंकि आगे वीडियो में इसका विश्लेषण करेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो संदर्भ यह है संक्षेप में कि रिश्ते की तलखी ओम प्रकाश राजभर की वजह से बदलती है, शुरुआत होती है। हालांकि तलखी की और भी वजहें हैं, पहले से हैं, और खासकर 2022 का चुनाव जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतती है, दोबारा योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है, उसके बाद लखनऊ के गलियारों में एक चर्चा तेज होती है जिसकी आवाज, जिसका शोर, जिसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच जाती है कि मोदी के बाद कौन, तो मोदी के बाद योगी। असल में भारतीय जनता पार्टी जिस शैली की, जिस विचार की, जिस खाप की और जिस रास्ते की राजनीति कर चली जा रही है, उसके लिए सबसे मुफीद शख्स उनको मोदी के बाद योगी ही तो नजर आ रहे हैं। ये एक बड़ी वजह थी कि उनको 2017 में कई लोगों को बाईपास करके मुख्यमंत्री बनाया गया, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया जहां अयोध्या, मथुरा, काशी सब है। तो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल ये था। 22 में जब दोबारा शपथ लेते हैं योगी आदित्यनाथ, तो वो चेहरा दावा तो करेगा ही और उनके लोग ये दावा करेंगे ही कि ये मोदी के बाद भी। ये बात कहीं ना कहीं से लखनऊ से होते हुए दिल्ली पहुंचनी थी, दिल्ली पहुंची और उसके बाद से शतरंज की बिसातें बिछनी शुरू हो गई और उसके साथ ये सूत्र जुड़ा हुआ है। और फिर वो ओम प्रकाश राजभर वाला किस्सा कि ओम प्रकाश राजभर को जब भारतीय जनता पार्टी यह देख रही है, और इसमें सूत्र जोड़िएगा, ओम प्रकाश राजभर, फिर दारा सिंह चौहान और अब केशव प्रसाद मौर्य, इनके साथ एक रिश्ता जुड़ेगा। इसको जोड़ने का और समझने की कोशिश करते हैं। देश में राजनीतिक मुद्दों के रूप से सबसे गंभीरता से उठाया जाने वाला एक ऐसा मुद्दा जो बीजेपी को बेचैन कर रहा है, वो मुद्दा है जाति जनगणना का, वो मुद्दा है सामाजिक न्याय की राजनीति का, वो मुद्दा है पिछड़ों के हक, हुकूक और हिस्सेदारी का। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश मान्यवर कांशीराम और रफीकुल मुल्क मुलायम सिंह यादव की जमीन है। उत्तर प्रदेश सामाजिक न्याय और अंबेडकरवाद समाजवाद की जमीन है। तो उत्तर प्रदेश में मंडल आंदोलन के बाद से ही लगातार सत्ता पिछड़ों के हाथ में ही रही, लंबे वक्त तक पिछड़ों और दलितों के हाथ में। सपा, बसपा, इवन बीजेपी भी एक समय में जब सबसे हिंदुत्व के राजनीति को करना चाह रही थी, तो कल्याण सिंह जैसे एक ओबीसी समुदाय से आने वाले, लोधी जात से आने वाले एक नेता को आगे करती है, उनका फायदा उठाती और जब देखती है कि अब उनका कुछ बहुत नहीं है तो उनको किनारे लगा देती है, जैसे उमा भारती को किनारे लगा देती है, विनय कटियार को लगा दिया गया। तो वो एक राजनीति पिछले 3 दशक की वो इसके इर्द गिर्द रही है। दूसरी तरफ लगातार इंडिया गठबंधन के बनने के वक्त समाजवादी पार्टी जो 2022 में 36% वोट अपने गठबंधन के साथ ले आती है, जो अब तक के समाजवादी पार्टी के इतिहास का सबसे ज्यादा वोट शेयर है। दूसरी तरफ भले बसपा का वोट शेयर घटा हो, लेकिन सपा और बसपा जाति जनगणना के मुद्दे पर एक साथ इसके पक्ष में खड़ी हैं। और दूसरी तरफ बिहार जैसा एक समाजवादी सरकार का प्रदेश ठीक पड़ोस में, उत्तर प्रदेश के आगे बिहार, और ये पूरी बेल्ट जो उत्तर भारत की है वो बीजेपी के अनुकूल हुआ करती थी। बीजेपी वहां 17 से 20 तक सरकार में भी शामिल रही, 20-21 तक। इस पूरे परिदृश्य में बिहार ने जो एक पेच फंसा दिया, अपने यहां जाति जनगणना करा दी। कोर्ट गई बीजेपी दूसरे रास्ते से, किसी और को आगे करके, हाई कोर्ट ने रोक लगाई, फिर वो रोक रुकी, वापस हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया और बिहार ने जाति आधारित गणना कराई, उसके आंकड़े सार्वजनिक कर दिए, पिछड़ों को आबादी को दिखाया, उनके हिस्सेदारी को दिखाया, दलितों की आबादी हिस्सेदारी को दिखाया और उसको आर्थिक आंकड़े जारी करने के बाद आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 63 कर दिया। और बीजेपी बिहार में इस फैसले के साथ है और सर्वसम्मत से आरक्षण की सीमा बढ़ा दी गई। जाति जनगणना के लिए तो अमित शाह जाकर बिहार में क्रेडिट ले आए कि हम तो देखो भाई इसके समर्थन में हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, बसपा, दोनों उत्तर प्रदेश के बड़े दल, दोनों लगातार जाति जनगणना के समर्थन में खड़े हैं। और तीसरी चीज, इंडिया गठबंधन जाति जनगणना के मुद्दे पर सहमत हो गया कि इसे हम एक पैन इंडिया इशू की तरह उठाएंगे, जैसे हम महंगाई को उठाएंगे, बेरोजगारी को उठाएंगे, शिक्षा को उठाएंगे, निजीकरण को उठाएंगे।
इसी तरह से हम जाति जनगणना को उठाएंगे। और इसी बीच में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी, उन्होंने लगातार ओबीसी के मुद्दे को उठा दिया। सदन में खड़े होकर 90 में 3 कैबिनेट सेक्रेटरी की बात पूछ दी। 100% बजट में से केवल 5% ओबीसी डील करते हैं, उन अधिकारियों के सवाल को उठा दिया। जाति जनगणना के सवाल को उठा दिया, कहा हमारी सरकार बनेगी तो हम जाति जनगणना कराएंगे। पिछड़ों के हिस्सेदारी पर लगातार इन 5 राज्यों के चुनाव में राहुल गांधी का भाषण चल रहा है। अब भाई बीजेपी को सामने आना था, बीजेपी अब सफाई देने लगी। पहले तो इग्नोर किया, पहले तो मोदी जी ने कहा कि भाई जाति तो केवल एक होती है, वो होती है केवल गरीब अमीर की। लेकिन पता उन्हें भी था, क्योंकि जाति का फायदा तो उन्होंने उठाया था। और बीजेपी से बढ़िया जातिवादी राजनीति कौन करता है? उत्तर प्रदेश में वो भी, जहां हर जातियों के 200 सम्मेलन कराए थे उन्होंने 2017 के चुनाव के पहले। तमाम जातियों को तो कई तरह के झूठ बोल करके उनका वोट लिया है बीजेपी ने। तमाम ओबीसी नेताओं को आगे किया और फिर इस किस्से में जोड़िए केशव प्रसाद मौर्य को। और केशव प्रसाद मौर्य जो ओबीसी की मौर्य बिरादरी से आते थे, उन्हें आगे किया। उन्हें भी ये गुमान आया कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये सब कुछ हुआ। अब मैं 2023 में इसमें सूत्र क्या देख रहा हूं, क्योंकि पहले भी ये बातें आप सुन चुके हैं। अब लगातार बीजेपी इस ओबीसी और जाति जनगणना वाले मुद्दे पर घिरती जा रही है, उसे बार बार सफाई देनी पड़ रही है। हमने देखो इतने मुख्यमंत्री ओबीसी बनाए, आज या कल में अमित शाह लगातार 5 राज्यों में जहां चुनावी दौरे में जा रहे हैं, वो लगातार गिनवा रहे हैं। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? बीजेपी ने। नीट में ओबीसी रिजर्वेशन किसने दिया? बीजेपी ने। सैनिक स्कूलों में ओबीसी को रिजर्वेशन किसने दिया? बीजेपी ने। सबसे ज्यादा विधायक किसके? बीजेपी के। अब ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि अब इस ओबीसी पॉलिटिक्स को इग्नोर करके या इसके विरोध में खड़ी होकर के बीजेपी 24 का चुनाव नहीं जीत सकती। और यह दबाव सामाजिक न्याय की ताकतों का दबाव है। अब इन दोनों पेच को एक साथ जोड़िए, इन दोनों शतरंज की बिसातों को आमने सामने खड़ा कर दीजिए। पहली, मोदी के बाद कौन? तो मोदी के बाद योगी, क्योंकि दूसरी बार देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भाई। हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी जी के बाद आज भी नरेंद्र मोदी जी सबसे ऊपर हैं, तो उनके बाद दूसरे नंबर पर ये, और वो इतने बड़े सूबे के। और तीसरी बात, उन्होंने कैबिनेट विस्तार करने से मना कर दिया। अब ये दूसरी वाली विसात को फिर सामने रखिए। एक तरफ योगी मोदी के बाद के नाम के विकल्प के रूप में, और दूसरी तरफ पूरे देश में ओबीसी पॉलिटिक्स का सेंटर में आ जाना। यह दबाव, ओबीसी पॉलिटिक्स का दबाव दिल्ली को महसूस होता है, समझ में आता है। तो ओम प्रकाश राजभर जो गाली देते हैं बीजेपी को, चलिए भाई गाली एक बार मुंह से निकल गई, लेकिन बीजेपी के कट्टर विरोधी रहे, बीजेपी का घोर विरोध किया, और उससे ज्यादा विरोध उन्होंने योगी आदित्यनाथ का किया। चल सन्यासी मंदिर में, योगी जी को वहां भेजेंगे जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग होती है। पिछली वीडियो में आप ये सब देख चुके होंगे। यानी बहुत कड़ा बातें बोल दी ओम प्रकाश राजभर ने, जो कि वो अपनी उनकी शैली है। लेकिन दिल्ली को यह बात समझ में आई कि अगर 24 का चुनाव जीतना है तो उत्तर प्रदेश, जो गुजरात के बाद दूसरा सबसे मजबूत किला है, वहां अगर ओबीसी को साथ में नहीं लाएंगे तो हम उत्तर प्रदेश में कमजोर होते जाएंगे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार सवर्ण परस्त दिखते हैं, तो उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को, जिनके बीच में पहले से, जिनके दिल में बहुत तरह के दर्द पहले से थे, दिल टूटा था, उनको आगे करके सीधे दिल्ली के समझौते से ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में शामिल किया गया, दिल्ली के समझौते पर। और दिल्ली के समझौते पर उनसे कहा गया कि हम आपको मंत्री पद देंगे। आपको एक और टास्क दिया गया, दारा सिंह चौहान को भी ले आइए। वो ले आए। सपा के टिकट पर दारा सिंह चौहान 22 में जहां से जीते थे, इस्तीफा दे दिया, और वो अभी आगे दोनों को भाई मंत्री बनाना है, क्योंकि ओबीसी का वोट यूपी में हमें लेना है। और इस चक्कर में जब दिल्ली से लखनऊ को मैसेज जाता है, तो लखनऊ को यह बात समझ में आती है, जो परमानेंट डीजीपी आज तक ना हो, तमाम तरह के समीकरण हो, वो ये बात कैसे इतना आसानी से मान लेते। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा साहब, उपचुनाव तो होगा ना भाई दारा सिंह चौहान वाली सीट पर, घोसी उपचुनाव, जाके जितवा के आइए तो दोनों को बना देंगे। और संयोग ऐसा बिगड़ा, कुछ लोग तो इसमें लखनऊ की साजिश भी कहते हैं कि वो घोसी उपचुनाव बीजेपी हार जाती है, और बुरी तरह हारती है। और इसके बाद केंद्र की लाख कोशिश, लानत मनानत और
बैठकों के बाद भी उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार अभी तक नहीं हो पाया। दिल्ली चाहती है कि ओबीसी लोगों को शामिल किया जाए कैबिनेट में, लेकिन लखनऊ दोनों वजहों से इनको अपनी कैबिनेट में शामिल अभी तक नहीं करे। हो सकता है आगे कर ले, लेकिन अभी जो पेच फंसा हुआ है वो इसी टकराव का है। और इनको आगे करने के लिए, इनको न शामिल करने के चलते, एक जो दिल टूटा हुआ, एक पुराना जख्म भरा हुआ एक नेता उनके पास, वो भी ओबीसी समुदाय का, केशव प्रसाद मौर्य, उन्हें वो आगे कर देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य तमाम बैठकों में नहीं जाते। अयोध्या छोटी दीपावली के दिन कैबिनेट बैठक, वहां नहीं गए। तमाम मुख्यमंत्री के साथ कोई तस्वीर नहीं आ रही, और इससे गोलबंद किया जा रहा है। तो इससे एक सूत्र जुड़ रहा है, और यह राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा बड़ी तेज हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व को, पार्टी के सुपर पावर लोगों को यह बात समझ में आ गई है कि अगर 24 के पहले लखनऊ को छेड़ते हैं तो अभी 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन होना है, उसके तुरंत बाद चुनाव शुरू हो जाएंगे, और चुनावों के बीच में अगर हम इस तरह का कोई बदलाव लाते हैं जो विजय रूपाणी की याद दिला दे, जो देवेंद्र फडणवीस की याद दिला दे, जो येदियुरप्पा की याद दिला दे, इससे बीजेपी भी डर रही है। और इसकी ठोस वजह यह है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपनी एक सियासी जमीन, अपनी एक पहचान, अपना एक कद बीजेपी के इतर भी बना रखा है, और उसके कई वजह हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों से आप पूछेंगे तो विस्तार में वो उसको बताएंगे। तो इससे बीजेपी डरती भी है कि भाई ऐसे कैसे छेड़ दें, तो वो इंतजार भी कर रही है कि 5 राज्यों का चुनाव आ जाए तब कुछ करें। लेकिन अब एक दूसरी खबर आ रही है, वो खबर यह है कि मध्य प्रदेश मॉडल अपनाया जा सकता है उत्तर प्रदेश में। और मध्य प्रदेश मॉडल का तरीका यह है कि भाई 2024 के चुनाव में लखनऊ को यह संदेश दिया जाए कि गोरखपुर जाकर के आप लोकसभा का चुनाव लड़िए। जो अब आप समझ रहे हैं मध्य प्रदेश कैसे उत्तर प्रदेश में दोहराया जा सकता है। और इससे एक समीकरण यह बनता दिख रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया जाए, ओम प्रकाश राजभर को और पर्याप्त जगह दी जाए, दारा सिंह चौहान को और पर्याप्त जगह दी जाए, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद को और मजबूत किया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ सवर्ण वोटर हिंदुत्व के नाम पर रहेंगे, मंदिर के नाम पर रहेंगे, और इन तमाम जातियों को हम मजबूत कर दें। और हो सकता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दें कि जैसे आज ही की तारीख में तेलंगाना में जाकर के गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा कर दी है कि तेलंगाना में अगर भाजपा जीतती है तो हम एक ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे, तेलंगाना में ओबीसी मुख्यमंत्री। तो इससे यह समीकरण बनता दिख रहा है कि 24 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को बोला जाए कि आप जाके गोरखपुर लोकसभा का चुनाव लड़िए, और हम उत्तर प्रदेश में एक ओबीसी कैबिनेट बनाने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा ओबीसी को मंत्री बनाएंगे। स्वतंत्र देव पटेल, अनुप्रिया पटेल तो वहां केंद्र में है, लेकिन उनके आशीष पटेल जो पति हैं वो हैं स्वतंत्र देव सिंह पटेल, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, केशव मौर्य, और एक लंबी फहरिस्त, संजय निषाद हैं ही। इन तमाम जातियों को 24 के चुनाव में यह मैसेज दे दिया जाए कि देखो भाई ओबीसी, हमने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी ओबीसी बना दिया। अब सारे ओबीसी हमें कुछ हिंदुत्व के नाम पर वोट दें, कुछ अपनी जात बिरादरी के नेताओं को देखकर वोट दें, और इससे बीजेपी की टॉप लीडरशिप जो दिल्ली में बैठी है वो एक तीर से कई निशाना साध सकती है। क्योंकि आप इतना तो समझेंगे कि मोदी और शाह की जोड़ी बीजेपी की बेहद मजबूत जोड़ी है। उसका ऐसा सियासी समीकरण बनाने का सूत्र है, उसका इतिहास इस बात का रहा है कि कद्दावर से कद्दावर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया, कोई चूं तक न बोल सका। बिल्कुल खामोशी से जहां इशारा कर दिया जाता है तो जिधर रुख हवाओं का हुआ उधर सब लोग चुपचाप जाके अपनी अपनी जगह लेकर शांत हो जाते हैं। राजनाथ सिंह को देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी को देखिए, मुरली मनोहर जोशी को देखिए, तमाम लोगों की फहरिस्त देखिए। गडकरी बीच बीच में नाराज होते फिर भी शांत हैं। तो बड़ा खामोशी से वो इतना शातिर ढंग से राजनीति की चालें चलते हैं। और मुझे लगता है कि उस चाल के तहत ये जो मोदी के बाद मैं वाला चाल थी, इसको ऐसे कमजोर किया जाए ताकि उसका 24 में कोई नुकसान भी ना हो सके, हमारा वोट कम ना हो,
ओबीसी को पहचान मिल सके, जिससे केंद्रीय स्तर पर जो ओबीसी की पॉलिटिक्स मजबूत हो रही है उसको काउंटर करके हम ये दिखा भी सकें। कल को राम मंदिर उद्घाटन में किसी दलित को बिठा दें, किसी ओबीसी को बिठा दें और ओबीसी नेताओं और दलितों को जगह दे दें उत्तर प्रदेश में, ताकि गुजरात के साथ एक मजबूत प्रदेश जो 80 सीटों वाला है, सपा बसपा सबको कमजोर कर दें और हम पूर्ण बहुमत से 2024 में सरकार बनाएं। और अगर वो मुख्यमंत्री से एमपी बनते हैं तो दिल्ली में उनको कोई कैबिनेट मंत्री दे करके उनको वहां संतुष्ट कर दिया जाए और उत्तर प्रदेश में ओबीसी कैबिनेट बना दी जाए, ओबीसी मुख्यमंत्री बना दिया जाए और पूरा का पूरा ओबीसी समीकरण बिछा करके हमने एक तीर से दोनों निशानों को साध लिया। इसका प्लानिंग दिल्ली में बैठे टॉप लीडरशिप बीजेपी की करती हुई दिख रही है। तो ये टकराव जितना आगे बढ़ेगा, अगर ये इसी दिशा में गया तो निश्चित तौर पर इसकी दशा यही होने वाली है और इससे मोदी के बाद कौन, इसका विकल्प बदल जाएगा। अभी भी ये कयास हैं, देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हलचल हो रही है, क्यों कैबिनेट मंत्री इन लोगों को नहीं बनाया गया। और अगर मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर चले गए, वो तो बार बार अपने कह रहे हैं मैं दो मुंहा सांप हूं ये। और बताइए 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, वो लोग पोस्टर बना के चला रहे हैं। आप मेरे चैनल पर भी वीडियो देखे होंगे, पोस्टर बना के चला रहे हैं कि दलित पिछड़े मंत्रियों जवाब दो, जाति जनगणना पे जवाब दो, ओबीसी की हिस्सेदारी पे जवाब दो, ये आरक्षण पे जवाब दो। और इस पूरे तीर से बीजेपी सबको जवाब भी देने की कोशिश करेगी और एक बड़ी चुनौती को बीजेपी की इंटरनल टॉप लीडरशिप बैलेंस भी कर लेगी। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सियासी समीकरण बदलेंगे तो हम फिर उसका विश्लेषण करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। पसंद आए तो जुड़िएगा। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।